नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज बड़ी बहस में चर्चा हम लोग करेंगे अग्निपथ की, क्योंकि अग्निपथ को लेकर के जो विरोध है वो आखिर कब थमेगा। अग्निपथ को लेकर के जो सियासत चल रही है वो कब थमेगी और अग्निपथ को लेकर के जो विरोध है उसके मायने क्या हैं, आज बड़ी बहस में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आज विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि अग्निपथ को लेकर के कांग्रेस ने आज देश के अंदर विरोध किया और आज हरियाणा के अंदर भी ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। अब अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धरना प्रदर्शन करके प्रशासन को ये ज्ञापन सौंपे गए हैं, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। योजना को वापस लेने की मांग हुई। अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। करनाल में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया, तो रेवाड़ी में दीपेंद्र हुड्डा और कैप्टन अजय यादव की मौजूदगी रही। तो कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहा और अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर रोष जताया और कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दिया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, रोहतक, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, नूंह, कलायत, सोहना, चरखी दादरी और पूरे प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी जगहों पर आज इसी तरीके का विरोध देखने को मिला है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और इस योजना को लेकर के आज विरोध कांग्रेस की तरफ से जताया गया है। इसको सत्याग्रह का नाम भी कांग्रेस ने दिया है। अब कांग्रेस का कहना यह है कि ये योजना ना तो देश के हित में है, ना ही नौजवानों के हित में है और इसलिए इसको केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। और कांग्रेस ने आज विरोध करते हुए किस तरह से ज्ञापन सौंपे हैं उससे जुड़ी हुई प्रदेश की अलग अलग जगहों की ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शांतिप्रिय ढंग से हमने धरना रखा है ताकि लोगों का ओपिनियन जाए। और जो है अग्निपथ, इंग्लिश में एक वर्ड है एगोनी, ये अग्निपथ नहीं है, ये एगोनी पाथ है, एगोनी पाथ, समझा? तो उसके वापस लें और इस पर पुनर्विचार करें और मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए कोई चर्चा करें, उसके बाद कोई लेके आए। इसको कोई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं। 2 लाख जगह खाली हैं तो रेगुलर परमानेंट भर्ती क्यों नहीं करते? देश को मजबूत करो, हम साथ हैं। अग्निपथ योजना का हम पूर्णतः विरोध करते हैं और हमारी सरकार से मांग है कि योजना वापस ले। और हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये योजना ना तो राष्ट्र हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के भविष्य के हित में है। लेकिन हरियाणा और ख़ास तौर पे दक्षिणी हरियाणा और वो सारे इलाके जहाँ से फौज की भर्ती होती है, हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसमें आकलन किया जा रहा है हर साल हरियाणा से 5000 की भर्ती होती थी। 2019-20 में जब आखिरी भर्ती हुई, 3 साल से भर्ती नहीं हुई, उस समय हरियाणा से 5000 प्लस भर्ती हुई थी, पक्की भर्ती थी। अब ये क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का इसमें क्लॉज आया है तो उसके आधार पर 963 की भर्ती अग्निवीरों की हरियाणा से होगी। आज जो है पूरे देश भर में सत्याग्रह किया जा रहा है और मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि मैं भी फ़ौज में जो है 7 साल काम किया, 1.5 साल मैंने ट्रेनिंग करी। मेरा यही कहना है कि ये जो पॉलिसी है देशद्रोही पॉलिसी है। 4 साल में से 120 दिन तो आप देख लीजिए उनकी ट्रेनिंग पे लग जाएंगे और 460 दिन उनकी छुट्टियों के, 1120 दिन केवल नौकरी करेगा। तो जो नौजवान जो ठेके पर रहेगा वो गिनती शुरू कर देगा कि मेरे 1000 से शुरू होगा 1, 2 करके, तो उससे जो है जो मनोबल गिरेगा। केंद्र सरकार की एक युवा विरोधी, देश विरोधी नीति जो लाए हैं अग्निपथ के नाम से, उसमें पूरे हिंदुस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी जिलों में, सभी क्षेत्रों में, सभी तमाम हिंदुस्तान के सभी राज्यों में आज ये सत्याग्रह धरना कार्यक्रम जो है चल रहा है। एक जो है गुलाम बनाने का जो इनका सपना है युवाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को, उसका हम साकार नहीं होने देंगे। तो चलिए, कांग्रेस के इन बड़े नेताओं को तो आपने सुना सत्याग्रह के दौरान और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवा दिया। लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से नफे सिंह राठी ने भी इस योजना को लेकर के क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। लगभग 3.5 साल से भर्ती नहीं हो रही है सेना की, और अगर सेना की भर्ती होती तो हरियाणा के कई लाख बच्चे
जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो सेना में भर्ती होते देश की सेवा। अब जो ये योजना बनाई है, ये योजना देश की सेनाओं की रक्षा करने के लिए, देश में अंदरूनी हालात को ठीक रखने के लिए सेना की भर्ती की जाती है। लेकिन जिस हिसाब की योजना बनाई है वो योजना ठीक नहीं है। 4 साल के लिए भर्ती करना, फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर के उनको फील्ड में उतारना, वो कैसे देश की सेनाओं की रक्षा करेंगे, सीमाओं की? ये इस किस्म की जो नीतियाँ बना कर सरकार थोप रही है। कहते हैं 4 साल के बाद में उनको कंपनियों में नौकरी लगाएंगे। कंपनियों में नौकरी नहीं लगाएंगे, वो अडानी और अंबानी की कंपनियों में नौकरी लगेंगे और उनकी सेना, एक पैरेलल सेना खड़ी करने का प्लान जो सरकार का है, ये ठीक नहीं है। ये समझ में आ गया देश के युवाओं को, इसलिए सरकार किसानों और जवानों पर ही कुठाराघात कर रही है। लगभग 3.5 साल से। तो चलिए, विपक्ष की बात को तो आपने सुना और आपने सुना कि किस तरीके से विपक्ष ने इसको लेकर के अपने ऐतराज जताए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी इसको लेकर के क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। अस्थिरता न बने कि जो युवक 21 साल की आयु में या उससे कम आयु में आर्मी की एक स्कीम के अंदर जाता है, वहाँ उसको 4 साल के बाद अगर वापस लौटना पड़ा, 25% तो सरकार ने भी कह दिया कि उसमें सिलेक्शन करेंगे, 25% तो सही होंगे, लेकिन 75% अगर वापस आते हैं तो मेरा कहना है कि वो अपना कोई ना कोई चीज़ साथ लेकर के आ रहे हैं। वो जैसे गए थे वैसे नहीं आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, मन में एक विचार अच्छा लेकर के आ रहे हैं, कुछ 12-15 लाख रुपए की राशि साथ लेकर के आ रहे हैं। अगर 10वीं 11वीं में है तो +2 की डिग्री लेकर के आ रहे हैं। तो एक नागरिक के नाते से जो कई गुण आदमी विकसित होते हैं, उस नाते से वो वापस लौट रहे हैं। इसलिए उनके जाने में और उनके वापस लौटने में जो उनके जीवन का अंतर है, इसको हर कोई स्वीकार करेगा। प्राइवेट जगत ने भी, कॉर्पोरेट जगत ने भी कह दिया कि हम इनको लेने के लिए तैयार हैं। हम भी यहाँ जब अपने यहाँ भर्ती कराते हैं तो सबकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है, सबको एथिक्स की बातें सिखानी पड़ती हैं। तो एथिक्स और ट्रेनिंग वहाँ तो 4 साल में उनको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। इसलिए उन सब चीज़ों का आकर्षण आज तो हमने घोषणा की है। मैं समझता हूँ कि बाकी भी सरकारें इसको, इस रास्ते को जरूर अपनाएंगी। विद्रोही जी, और चलिए, हमेशा की तरह आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं। उसके बाद आज की डिबेट को ओपन करेंगे। बड़ी बहस का पहला सवाल यही है कि आज ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ है अग्निपथ, उस पर यह सियासत कब तक होती रहेगी, क्योंकि सेना भी इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुकी है कि ये योजना फिलहाल वापस होने वाली है नहीं। दूसरा अहम सवाल यह है कि कांग्रेस ने जो सत्याग्रह किया है, यह सत्याग्रह है या फिर शक्ति प्रदर्शन है, इसको किस तरीके से देखा जाए, आज इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि कांग्रेस आज न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में कांग्रेस ने आज इसको लेकर के विरोध जताया है। और उस सत्याग्रह से क्या कांग्रेस पार्टी में जान आएगी, ये भी सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आंदोलन का बड़ा इतिहास कांग्रेस के साथ भी रहा है। तो ये बहुत अहम सवाल हैं। आज इन्हीं सवालों के साथ आज की डिबेट को ओपन करते हैं। सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय हम आपके साथ करवा देते हैं। हमारे साथ विजय ढिल्लों जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजय ढिल्लों जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सत्येंद्र दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशेषज्ञ हैं। सत्येंद्र दुग्गल जी, आपका भी स्वागत है। भूपेंद्र सिंह गहलावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, आपका भी स्वागत है। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत। और कर्नल राजेंद्र सिहाग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल राजेंद्र सिहाग जी, आपका भी स्वागत है। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आज हम लोगों ने देखा, आप लोग तो लगातार कह रहे हैं कि भाई ये जो हम लोग योजना अग्निपथ लेकर के आए हैं, ये देश के युवाओं के हित में है। लेकिन कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का यह कहना है कि ये योजना देश के युवाओं के साथ एक मजाक है और आप लोग देश के युवाओं के साथ साथ सेना के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। पहला रिएक्शन मैं आपका इसके ऊपर चाहूंगा, आप लोग कैसे कह रहे हैं कि ये योजना जनता के हित में है, युवाओं के हित में है, जबकि विपक्ष तो इस पर ऐतराज जता रहा है। योजना सैनिक बलों के सिफारिश पर हमारी पार्टी, हमारी सरकार लेकर आई है। ये बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना के तहत हमारे देश का युवा बहुत ही सुदृढ़ होगा और डिसिप्लिन उसमें आएगा। और जितनी अच्छी ये योजना है, एक 17.5 साल से 23 साल के बच्चे जो इसमें जाएंगे, इसमें 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के बच्चों के इसमें भर्ती करने का काम होगा। और उसमें जो साथ के साथ जो ट्रेनिंग होगी, साथ के साथ उसमें वो पढ़ाई भी कर सकेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन भी डेवलप होगी। जो 10वीं पास बच्चा जाएगा वो 12वीं पास आ जाएगा। और ये कुछ लोग सवाल करते हैं गलत तरीके से,
ये कहते हैं कि जो 75% जो लोग आ जाएंगे वो क्या करेंगे। हमारे यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने तो 100% लोगों को गारंटी दी है कि जो हमारे हरियाणा में जितने लोग आएंगे उनको हम 100% लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। पुलिस में होगा, दूसरी जगह होगा, बाकी और जो क्वालिफाइड हो जाएंगे, जो 12वीं पास बच्चा जाएगा वो ग्रेजुएशन कर जाएगा तो वो बड़ी पोस्टों के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा, वो उसमें भी अपनी कोशिश कर सकता है। ये योजना देश को सुदृढ़ बनाने में, और कभी भी अगर भगवान ना करे देश पे कोई संकट आता है तो करोड़ों नौजवान बंदूक लेकर हमारी देश की रक्षा करने के लिए ट्रेन हो जाएंगे। लेकिन गहलावत जी, आप लोग हर बार इस तरह से जब योजनाएं लेकर आते हैं तो उसके फायदे खूब बताते हैं, विपक्ष उस पर ऐतराज करता है और बाद में फिर आप लोगों को उस योजना से बैक होना पड़ता है। इस बार भी आप लोग फायदे बता रहे हैं, ये विरोध होता क्यों है इसको लेकर के? अगर इतनी फायदे हैं इन सारी योजनाओं के तो आप लोग क्या मैसेज कन्वे नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, या जो विरोध हो रहा है वो सही होता है? आप लोग स्कीम का एनालाइज सही तरीके से नहीं करते हैं। आज भी जो फायदे गिना रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये सही है, और फिर विरोध क्यों हो रहा है इसका? देखिए, ये जो मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तो मैंने देखा, आज भी मैंने आपके चैनलों पर दूसरी जगह से भी मेरे पास खबरें आई हैं कि 17.5 से 23 साल का कोई भी नौजवान इन धरने प्रदर्शनों में नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने एक ड्रामा किया है, इनका कुछ बचा तो है नहीं, ये किसी ना किसी तरीके से किसी एजिटेशन के माध्यम से कभी किसानों के कंधे पे बंदूक रख के, अब कभी नौजवान तो है ही नहीं इस एजिटेशन में, सारे मैं देख रहा हूँ सारे ये कांग्रेस के लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, इनकी जमीन क्योंकि खिसक गई है, जो चुनाव हो रहे हैं उनमें का सफाया हो जाता है, तो ये अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए चैनलों में। और चलिए ठीक है, आपका कहना ये है कि पूरी तरह से पॉलिटिकल है, इसके पीछे राजनीति हो रही है। डिल्लो जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, गहलोत साहब कह रहे हैं सबसे पहली बात तो कि खट्टर साहब ने प्रॉमिस किया है कि 100% लोगों को वो नौकरी देंगे। 4 साल बाद की बात हो रही है, आपकी सरकार तो 2-2.5 साल की बची है बड़ी मुश्किल से, तो वो तो आप कहाँ से देंगे? तो इस मुद्दे पे दूसरी बात ये जो इन्होंने कहा कि आपके जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी आप लो अचानक ले आते हैं बिना डिस्कस करे, ये क्या यू टर्न सरकार बन गई है? ये जिसके लिए लाते हैं उसको नहीं समझ आता, बाकी सबको समझ आ जाता है। आपके बीजेपी के किसी भी आदमी से पूछिए, उसको समझ आ जाएगा, लेकिन जिसके लिए कानून आता है उसको बिल्कुल समझ नहीं आता। मैं कवि भी हूँ, एक मैंने छोटी सी कविता लिखी है, मैं अगर आप 1 मिनट का टाइम है तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। ये बीजेपी वालों के लिए, भक्तों के लिए, कि बैठ कैमरे के सम्मुख जो अग्निपथ अग्निपथ गाते हो, बच्चा है क्या युवा मुल्क का, तुम किसको बहकाते हो? अरे 4 साल की नौकरी में शिक्षण भी प्रशिक्षण भी, ऐसे झांसे वाले जुमले कहां कहां से लाते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि इसमें भी व्यापार है? 4 की ट्रेनिंग के पाछे अडानी का गार्ड तैयार है, व्यापारी से बात करी फिर योजना सील हुई है, बतला दो साहब तुम्हारी कितने में डील हुई है? नए नए प्रलोभन दे ये स्कीम जो बेच रहे हो, सबको मालूम है साहब तुम कद्दू खींच रहे हो। सेना एक नौकरी नहीं है, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के लोगों के लिए सेना एक जज्बा है। वो बच्चा बचपन से तैयारी करता है सेना के लिए, वो 4 साल में रिटायरमेंट होने के लिए तैयारी नहीं करता। दूसरा, अगर मैं प्रोफेशनल कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूं, आपको ROI वाइज भी बता दूं मैं आपको कि कितनी इन्वेस्टमेंट करता है किसान, गरीब किसान अपने बच्चे पे 2-2 लाख रुपए की भैंस रखता है उसके लिए। दूध का भाव देख लीजिए, आप घी का भाव देख लीजिए। जो आप 10 लाख 11 लाख की बात कर रहे हो, वो तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है उस आदमी की, जो आप कह रहे हो 11 लाख लेके आएगा। वो तो जो जमा कर रहा है, जो बेचारा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको वो पैसा भी नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए अब मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, पहले ओंकार जी का भी, उसके बाद मैं इसको थोड़ा एक्सपर्ट से भी समझूंगा। ओंकार जी, ये विरोध प्रदर्शन आपको लग रहा है, या फिर ये जो योजना है आपको लग रहा है कि वाकई में देश के युवाओं के हित में नहीं है, सेना के हित में नहीं है? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। रंग देना गलत बात है। ये विरोध युवाओं के का विरोध है, ये किसी राजनीति पार्टी से संबंधित नहीं है। आज देश का युवा परेशान है, और जो मेरे भाई ये फायदे बता रहे थे इस योजना के, यही भाई किसान आंदोलन के दौरान कृषि बिल के फायदे भी बता रहे थे, नोटबंदी के दौरान नोटबंदी के फायदे भी बता रहे थे। मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी जब से आई है, इन्होंने देश को एक प्रयोगशाला बना के रख दिया है। नए नए प्रयोग कर रहे हैं जनता के ऊपर, ये जानबूझकर कर रहे हैं, ये नहीं, बच्चे नहीं है, ये बहुत सुलझे हुए हैं, ये जानबूझकर प्रयोग कर रहे हैं ताकि जनता एक तरफ उलझी रहे, इनका काम दूसरी तरफ चलता रहे। ये इनकी रणनीति है। रणनीति के तहत नई योजना लेके आते हैं। इनको मालूम है एक बच्चा 3 से 4 साल तक तैयारी करता है, तब जाके फौज में भर्ती होता है। ये नहीं कि 10 दिन की तैयारी में फौज में चला जाएगा।
4 साल की तैयारी के बाद 4 साल उसकी वापसी आ जाएगी। बहुत अजीब सी बात है। ये कैसी योजना है? ये योजना नहीं है। ये देश और युवा के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं व्यापारिक हितों को साधा गया है इस योजना के तरीके। ये मेरे को ये बता दें, इस योजना से हरियाणा के युवा, और सबसे बड़ी बात है हरियाणा के मुख्यमंत्री गारंटी दे रहे हैं 2026 में पहला युवा रिटायर होके आएगा अग्निवीर, उसको किस नियम, किस कानून के तहत एक नौकरी देंगे? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखा है 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। आप सिर्फ जुबानी जुमले ही छोड़ने के लायक हो। आप ये तो बताइए कि 4 साल के बाद जो युवा वापस आएंगे, और एक बात आयुषी बहुत बड़ी बात है, इस योजना के तहत 25% नहीं, अप टू 25% का लिखा गया है। अप टू 25% मतलब किसी साल में ये 2% भी रख लेंगे, 98% को वापस भेज देंगे। और दूसरा, अगर खट्टर साहब इनकी भर्ती करेंगे तो किस नियम के तहत, किस कानून के तहत करेंगे? और आरक्षण देंगे तो सुप्रीम कोर्ट का 50% का फार्मूला कहां जाएगा? बहुत अजीब सी बात है। 2024 में जो सरकार खुद जा रही है वो 2026 में अग्निवीर को गारंटी दे रही है नौकरी देने की। ये तो अजीब सी बात है। मैं अपने भाई से कहूंगा जरा विस्तार से इस योजना के लाभ भी बताएं, और ताकि हम भी समझ सके कि क्या योजना है। ऐसा नहीं, हम विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था कि सेना की 3 साल से ऊपर के समय से भर्ती बंद पड़ी है, इस भर्ती को खोला जाए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया कि भर्ती खोली जाए। आपने रेगुलर भर्ती खोलने के बजाय एक असीमित समय के लिए, और आयुषी एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्या एक अस्थायी कर्मचारी, एक समय बाधित कर्मचारी, एक ठेके का कर्मचारी सेना में भर्ती होकर क्या उसके दिल में वो जज्बा रह जाएगा? और ये कहते हैं 11 लाख। नहीं, बिल्कुल ये सवाल आपका वैलिड है। मैं इसको थोड़ा सा और समझता हूं क्योंकि मेरे साथ सत्येंद्र दुग्गल जी मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, देखिए ये पॉलिटिकल बातें यहां पर होंगी, चूंकि पक्ष है वो अपनी बात को रखेगा, विपक्ष उस पर उसके ऐतराज को बताएगा। लेकिन आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आप तो एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप मुझे समझाएं, क्या वाकई में ये सेना के हित में, देश के जवानों के हित में नहीं है? इस योजना को आप कैसे देखते हैं? क्या बताएंगे प्रदेश की जनता को आप? मैं पॉलिटिकल डिबेट में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। मैं एज ए डिफेंस पर्सनल जिसने इतने साल सर्विस किया है, और मैं देखता हूँ किस तरह से युवा तैयारी करते हैं, जो जज्बा है उनके भी। नंबर 1 तो यह है, ये एक सेंट्रल पॉलिसी है। सेना में जो सर्विस है या नौकरी, जिसको भी जैसा भी कह रहे हैं, एक सेंट्रल बात है। हम उसको स्टेट का मुद्दा बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ के बच्चे इफेक्टेड हैं। तो अगर सेंट्रल की पॉलिसी है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस योजना को सिरे चढ़ाएं, और जितने जो मुखालफत अगर हो रही है या कोई नए नए इश्यूज निकल के आ रहे हैं उनको वो एड्रेस करें। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो करेंगे भी। एक ऐसा बार बार बयान भी ऐसे आ रहे हैं जिससे पता लग रहा है कि वो इसको, इन चीज़ों को सही दुरुस्त करेंगे। मैं बयान जो हैं वो आ रहे हैं, उनको यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता, बिकॉज वो कोई अभी पॉलिसी में बन के अभी वापस अभी आए नहीं हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो भी कह रहे हो पॉलिटिकल अपोनेंट्स, ये पॉलिसी 1989 से ड्राइंग टेबल पर है या थी, और शनय शनय धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। चाहे वो कमांडिंग ऑफिसर्स की एज कम करने का हो, जहां पहले 46 होती थी वहां 34-35 साल के लोग कमांडिंग ऑफिसर बन गए। जहां पर कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डिफरेंट आर्म्स हो, जो नॉन कॉम्बेटेंट आर्म्स हैं उनमें रिडक्शन की गई, और जो कॉम्बेटेंट है उनमें इंक्रीज किया गया। एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, इस तरह की बातें। इसके अलावा 1961-62 में इमरजेंसी कमीशन हुआ था चाइना वार के टाइम पर। 66, 67, 68 तक आते आते वो लोग रिलीज हो गए। उसके बाद ये ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद में आप देख लीजिए, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो आज भी चल रहा है। वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जो मद्रास जिसको हम कहते थे पहले, वहां पर है। वहां पर ऑलमोस्ट 50% ऑफ जो लोग हैं उनको 5 या 7 साल से ज्यादा नौकरी नहीं मिलती, ज्यादा वो कंटिन्यू नहीं करते। और ये जो 4 साल का पीरियड है, इस पर भी बात चल रही कि वो 5 होगा या 7 होगा। तो गवर्नमेंट ये कोई, हाँ, बिलो पर्सनल रैंक, बिलो ऑफिसर्स रैंक ये योजना पहली बार आई, जिसको हम एक शॉर्ट सर्विस देख लें या उसको हम एवरेज कमीशन देख लें या जो भी देख लें। और जो संख्या है भर्ती की वो लगभग 50,000 होगी। उसका 25% एब्जॉर्ब किया जाएगा।
ये 25% को अगर आप प्रो डाटा बेसिस पे अलॉट कर दें तो वो लगभग उतनी ही आ जाएगी जितनी की साल में भर्ती हुआ करती थी। ये सब बातें हमने देखनी है और गवर्नमेंट अगर ये पॉलिसी लेके आई है और उन्होंने इसको प्रॉपरली एनालाइज किया है, जैसा कि आपको मालूम है कि फौज, सेना, वायुसेना, नौसेना कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती जिस पर कि प्रॉपरली डेलिब्रेट ना किया गया, डिफरेंट स्टेजेस पर डेलिब्रेट ना किया गया। ये कोई नी जर्क पॉलिसी नहीं है, ये वेल थॉट आउट प्लान्ड पॉलिसी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है। 25% रखे जाएंगे या उससे ज्यादा रखे जाएंगे, बाकियों को कहां रखा जाएगा वो अलग बात है। तो 50,000 का 25% रखा जाएगा और वो रखे जाएंगे जो अपना जज्बा जो है वो फिर से प्रूव कर देंगे, वो कमांडर्स की नजर में प्रूव हो जाएगा कि ये आगे जा सकते हैं। तो नंबर इफ यू लुक एट इट इज नॉट गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। ये मेरा प्रिलिमिनरी आपको बताना है। चलिए, अब मेरे साथ कर्नल राजेंद्र सिहाग जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं एक रिएक्शन लेता हूं। कर्नल राजेंद्र सिहाग जी, आपसे भी मैं यही जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में ये जो पॉलिसी लाई गई है इसमें विरोध करने जैसी कोई चीज आपको नजर आती है? क्या ये देश के हित में है या फिर नहीं है? ये देश के युवाओं के हित में है या फिर नहीं है? इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कर्नल राजेंद्र सिहाग जी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पॉलिसी है ये देश के युवाओं के लिए, उसके साथ साथ सेना के लिए तथा देश के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही सराहनीय है ये पॉलिसी। जी इस पॉलिसी से हमारे युवा हैं, आमतौर पर देखा गया है कि 17-18 साल में वो गलत लाइन पे चले जाने की ऐसा अंदेशा रहता, बिगड़ने का, जिसको देसी भाषा में कहते हैं। उनको एक तो डिसिप्लिन सीखने का मौका मिलेगा, फौज में अच्छे नागरिक बनेंगे, साथ साथ उनको शिक्षा मिलेगी, उसके बाद पैसा भी मिलेगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, कोई भी विश्व में ऐसा देश नहीं है जो कि उनको 17 साल या 17.5 साल की राजेंद्र जी, कुछ इंटरप्शन हो रहा है क्या ऑडियो में? चलिए, मुझे लग रहा है शायद तो कुछ तकनीकी समस्या, मेरी ऑडियो वहां तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, अब मैं आपके पास आता हूं। देखिए, जो आरोप आप लोग के ऊपर लगाए जा रहे हैं इसको भी आप लोगों को ये एड्रेस करना पड़ेगा। सिर्फ ये कहने से काम चलेगा नहीं कि कांग्रेस आ गई और उसने विरोध करना शुरू कर दिया। अगर लोगों के हित में है, देश के युवाओं के हित में है, देश के हित में है, तो उसको आपको उसी तरीके से जनता के सामने रखना है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि विरोध होना शुरू होता है, फिर अल्टीमेटली हम लोग को यह भी नजर आना शुरू होता है कि आप लोग कुछ अमेंडमेंट भी शुरू कर देते हैं जो पॉलिसी लेकर के आए हैं। अगर इतना आप लोगों ने इसको सोचा है तो फिर इस तरह की परिस्थितियां बनती क्यों हैं? इसका क्या जवाब है गहलावत जी? देखिए, एक तो जो हमारे इनेलो के प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन की बात नहीं है, तो इसमें रिजर्वेशन की कहीं जरूरत नहीं है। जो 4 साल की ट्रेनिंग करके और इतने अच्छे नौजवान बन के, इतने ट्रेन करके जो लोग आएंगे वो मेरिट में ही आएंगे, उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, वो मेरिट में आएंगे। सारे के सारे लोगों को एडजस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी नौकरी किस नियम के तहत देंगे उनको? सुनिए गहलावत जी, नौकरी तो बता दो किस नियम के तहत दोगे? हाँ, मैं ये बताता हूँ कि जो एलिजिबिलिटी होती है, मैं कहता हूँ 10वीं पास की जो एलिजिबिलिटी होगी, जो 12वीं पास की एलिजिबिलिटी होगी, जो 10वीं पास के लोग वहां से आएंगे, तो 12 पास की जो एलिजिबल होंगे उनके, मतलब आप पेपर लोगे उनका? सुनिए, नहीं, सुनिए, वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये आप कोशिश करिए, सुनिए कि वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। नहीं, ठीक है ओंकार जी, पहले सुन लीजिए, हाँ सुनिए, पहले बात को आने दो। उसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे और जो 12वीं पास जो बच्चे वहां पर जाएंगे वो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, और जो क्वालिफिकेशन उन अपर पोस्ट के लिए होगी वो उसके लिए भी एलिजिबल होंगे और वो ट्रेंड हो जाएंगे, उनको ट्रेनिंग होगी, तो वो अपने आप ही मेरिट पर आएंगे। ऐसा आप संकोच बिल्कुल ना करें। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आपका जो मिलिट्री का सिस्टम है उसमें आपको ज्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, और ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मंशा है। जो उनकी डिमांड होती है, जो उनकी जरूरत होती है, सैनिक बल जो उनकी पॉलिसी बनाती है, वहाँ की मैनेजमेंट ऑफिसर जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको सरकार ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती, उनको लागू करने का काम करती है। हमने देश के हित में और नौजवानों को हित में
ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसमें इफ बट करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आज कोई भी नौजवान इसका विरोध नहीं कर रहा। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। आप लोग तो कृषि बिल के बारे में भी यही कह रहे थे। अरे भैया कृषि बिल वापस नहीं आती। मेरी बात तो आप सुनी नहीं आप रहे। लोग तो नोटबंदी के भी आधी बातें सुना रहे थे। मेरी बात सुनिए भैया, ये डिबेट आज के लिए है। चलिए ठीक है ओंकार जी अपनी बारी का इंतजार करिए, एक सेकंड पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। एक तो मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपसे भी एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब डिबेट पे आप उसको बुलाएं तो उसमें आप एजेंडा देते हैं। नोटबंदी का एजेंडा आज नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ पर ही चर्चा होनी चाहिए। नोटबंदी पर अगर आप चाहोगे तो मैं फिर से चर्चा करने के लिए आने को भी तैयार हूँ। आप सिर्फ इसकी बात करिए, इससे लिंक ना करिए। ठीक है भूपेंद्र सिंह कहलावत जी, लेकिन लिखिए चर्चा में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आती हैं, वो कंटेक्स्ट तो देना पड़ेगा ना। वो पुरानी योजनाओं का जिक्र तो वो करेंगे और आपको उसको डिफेंड भी करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है आज अग्निपथ पे ही रहते हैं। विजय ढिल्लो जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की इस योजना को लेकर के आपका एतराज हो सकता है, लेकिन दो डिफेंस एक्सपर्ट को अभी आपने सुना, पहली लाइन ही उनकी ये थी कि देखिए ये योजना देश के हित में, देश के नौजवानों के हित में है। अब सेना की बात को भी आप लोग नहीं मान रहे हैं, बताइए। ये तो कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए सेना के ये बहुत बड़े अफसर हैं, मैं सीधा इनके साथ डिबेट में ना घुसना चाहूँगा और ना घुसूँगा, क्योंकि हम सब सेना की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ। एक तो आज मैं ट्वीट देख रहा था, बड़े बड़े बिजनेसमैन की ट्वीट आ रही है आजकल। महिंद्रा जी ने ट्वीट किया है कि मैं ले लूँगा जितने भी लोग आएंगे उनको। आप एक बात बताइए कि जब 4 साल बाद युवा आएगा तो वो 40,000 रुपये की नौकरी छोड़ के आएगा। आज आप मुझे ये बता दीजिए कि आप कौन से सिक्योरिटी गार्ड को 40,000 रुपये की नौकरी दे रहे हैं। अब इस बात से सारे सहमत होंगे मेरे ख्याल से। मुझे नहीं लगता कि कोई 40,000 रुपये। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सब सिक्योरिटी गार्ड ही बनेंगे? सारे सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों बनेंगे? मतलब सेना से जो आदमी अग्निवीर बन के निकल रहा है वो सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। क्योंकि बीजेपी वाले ने नहीं, आप मुझे बताइए ना, फिर यही तो मैं कह रहा हूं ना कि आपको यूथ के ऊपर या तो भरोसा नहीं है। नहीं भाई, सारे सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों बनेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? अच्छा, दूसरी बात मैं बताता हूं आपको कि जिस तरह की आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, बेसिकली इनको ये जिस कैडर से लोग आ रहे हैं बेसिकली, तो इनका फिजिकल जो फिटनेस है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, इनकी जो ट्रेनिंग है। बाकी जो जिस तरह की अगर आप देखोगे तो हर चीज का एक टेस्ट होता है। जब आप किसी आदमी को किसी भर्ती पे लेते हैं तो उसका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। ये जो मैच इनका होगा वो बेल्ट की नौकरी के हिसाब से ज्यादा होगा, क्योंकि आप 17 साल के बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हो और आप खुद ही कह रहे हो कि वो 12वीं के इक्वल होगा या ग्रेजुएशन के इक्वल होगा। अगर वो उसके इक्वल होगा तो आप मुझे बता दीजिए कौन से रास्ते खोलेंगे उसके लिए। आप साफ साफ बात कीजिए, आप उसके लिए कौन से रास्ते खोलेंगे? बाकी आपकी रिजर्वेशन की बात है अभी गहलोत साहब की, वो खुद ही मुकर गए, उनको खुद ही नहीं समझ आया कि वो रिजर्वेशन को कैसे जस्टिफाई करे, जो ओंकार सिंह जी ने पूछा। तो इसका मतलब ये सरासर झूठ है जो आप बात कह रहे हो। जब आप उसको प्रूव ही नहीं कर पा रहे, कहां से दे दोगे आप? रिजर्वेशन में क्राइटेरिया ही नहीं, आप कह रहे 100 के 100% को दे दोगे। अब इन्होंने बोल दिया कि वो मैच करेंगे, वो उस क्राइटेरिया में आ जाएंगे, तो वैसे भी क्वालिफाई करेंगे। अगर ग्रेजुएशन करेंगे यहां से तो वैसे भी वो क्वालिफाई करेंगे। दूसरी बात, आप हरियाणा से संबंध रखते हैं सर। हम लोगों को बचपन से ना यहाँ बाल नहीं रखने दिए जाते थे, यहाँ से भी कटा के रखते थे। बचपन से बोला जाता था फौजी बनेगा बेटा। हम उस जज्बे को लेके 20 साल 25 साल लड़ते हैं, वो जज्बा पैदा होता है। वो उसको आप 4 साल की नौकरी में कर दोगे। अरे देशभक्ति से जब एक बात बताइए, 5 साल हो गए प्रधानमंत्री जी का पेट नहीं भरा, आप फौजी का कैसे भर दोगे 5 साल में? कौन होते हैं आप? उसका रिटायरमेंट। दूसरा, लोग एक और बात करते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत सारे देशों में ये कंपल्सन है। भैया कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं है, वहां पर है कंपल्सन के आदमी को फौज में जाना है, सब आदमी को जाना पड़ेगा ताकि ट्रेंड मैन पावर मिले, लेकिन कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं है। चलिए ठीक है ओंकार जी देखिए, सेना जो बात कह रही है या हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो तो ये कह रहे हैं, उनका तो पहला सेंटेंस ही ये है कि देश के हित में भी है और नौजवानों के हित में भी है, और ऐसा नहीं है कि इसको लोग रातों रात ले आए हैं। 89 से बता रहे हैं कि इसका जो ड्राफ्ट है वो बन रहा है। देखिए, मैं सेना के जो अधिकारी हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इनसे एक आग्रह भी करूंगा कि आपकी उम्र तो बीत गई, आप कम से कम देश के युवा में जो बात कहें वो बहुत सोच समझ कर कहें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मैं अपने भाई गहलावत से पूछना चाहूंगा कि ये कह रहे थे कि जो वहां से रिटायर होके आएंगे वो मेरिट में आएंगे, तो मैं पूछना चाहूंगा क्या उनको पेपर देना पड़ेगा कोई? अगर पेपर भी देना पड़ेगा तो क्या 50% के क्राइटेरिया से एक्स्ट्रा कैसे रख लेंगे? कैसे सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद करेंगे? और दूसरी बात, मैं आयुष से एक बात पूछना चाहूंगा, माफ करना मेरे को, जो व्यक्ति 4 साल की नौकरी पर गया, 4 साल से पहले अधिक समय के लिए उसने तैयारी करी, बचपन से उसने जज्बा रखा फौज में जाने का, उसकी 3 साल 10 महीने या 11 महीने की नौकरी होगी, भगवान ना करे कोई ऐसी वैसी स्थिति पैदा होगी, तो युद्ध में जाते हुए उसका क्या पोजीशन होगी?
देखिए, साइकोलॉजी बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। दिमागी तौर पर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। एक व्यक्ति को पता है कि मैंने तो 4 महीने बाद रिटायर हो जाना है, उसके बाद उसने शादी भी करानी है, अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। आप सिर्फ फौज में क्यों 4 महीने की भर्ती करना चाहते हो? आप आईएएस की नौकरी कर दो 4 महीने की, आईपीएस कर दो 4 साल के लिए। ये बातें इनको सोचनी चाहिए, सिर्फ फौज के ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, जब से देश में सरकार आई है, ये बार बार प्रयोग कर रही है। नोटबंदी का प्रयोग किया, जीएसटी का प्रयोग किया, लॉकडाउन का समय से पहले ही प्रयोग कर दिया इन्होंने। उसके बाद 3 कृषि बिलों का प्रयोग किया। 13 महीने किसान सड़कों पर बैठे रहे। ये कहते हम समझाएंगे, सारे उग्रवादी हैं, खालिस्तानी हैं। फिर बाद में प्रधानमंत्री जी कहते हमारे से गलती होगी, हम कृषि बिल वापसी लेते हैं। ये कोई बात नहीं है। आप देश चला रहे हो, देश एक कंपनी नहीं चला रहे हो, आप प्राइवेट निजी कंपनी नहीं चला रहे हो। आप वो बात कीजिए, आप किसी सरकारी सर्वेंट की ओर आईएएस की नौकरी कर दीजिए 4 साल के लिए, हम मान जाएंगे। एक व्यक्ति जो प्रशिक्षित होकर ट्रेनिंग लेके फौज में इस काबिल बन जाता है 4 साल के अंदर कि वो देश की अच्छी सेवा कर सके, 4 साल के बाद उसमें पूरी तरीके से एक जज्बा पैदा हो जाता है कि अब वो देश के किसी भी काम के लिए तैयार है। आप 4 साल के बाद उसको वापस घर भेज दोगे, ये तो बहुत अजीब बात है। मेरे को लगता है अगर ऐसी पोजीशन होनी चाहिए तो नेताओं की भी एज लिमिट जरूर होनी चाहिए। आईएएस और आईपीएस अफसर की भी एज लिमिट रिड्यूस कर देनी चाहिए। ये तो सरकार नहीं, नेताओं के लिए तो जो होना चाहिए वो तो मुझे लगता है कि आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर एकमत हो जाना चाहिए, जो मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा। लेकिन सत्येंद्र दुग्गल जी, देखिए आप लोगों को ही ये बात समझानी है, और आप जब ये कहेंगे कि नहीं इसके फायदे हैं, तो फिर ये भी कहा जाएगा कि आप लोगों ने तो भाई अपनी देखिए सर्विस पूरी कर ली, अब इसका फायदा क्या है? और देशभक्ति की जो भावना है वो तभी आएगी आपके अंदर जब आपको ये पता हो कि आप फुल टाइम सैनिक हैं इस देश के अंदर। 4 साल के बाद रिटायरमेंट की बात है तो फिर लोग उस तरीके से देशभक्ति कहां रहेगी उनके अंदर? ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, कैसे इस पे कन्विंस करेंगे आप लोगों को, और देश के युवाओं को कम से कम क्या संदेश दे पाएंगे? मैं कोई यहाँ पर किसी पॉलिसी को डिफेंड करने तो आया नहीं लेकिन अपने अनुभव के हिसाब से बात कर सकता हूँ, अपने साथियों के अनुभव के हिसाब से बात कर सकता हूँ। अब किसी ने ऐसा बोल दिया कि आप ऐसा मत करिए, आप तो अपनी सर्विस पूरी करके आए, अपनी पेंशन पूरी करके आए। आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि अगर हम अपनी सर्विस पूरी करके आए, अपनी पेंशन लेकर आए, अनुभव लेकर आए, तो इन बच्चों को सबसे ज्यादा गाइड कौन कर सकता है? गवर्नमेंट की या आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की साइकोलॉजी कौन बता सकता है? उनकी जरूरतों को कौन बता सकता है? पॉलिटिकल पार्टी, सॉरी आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी, पॉलिटिकल पार्टीज बता सकती हैं या हमारे जैसे अनुभवी लोग बता सकते हैं। हमारे जैसे अनुभवी लोग ही इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, डिफेंस एकेडमीज चला रहे हैं जी, बहुत सक्सेसफुली चला रहे हैं। उनका जो रेशियो ऑफ सक्सेस है बहुत ज्यादा है। वो पूरी चीज को एक ट्यून करेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात है, जब क्रिकेट के गेम में, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी में, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एग्जाम में, कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम में एक बड़ा सिंपल फिलॉसफी फॉलो की जाती है, कैच देम यंग। अगर वहां कैच देम यंग हो सकता है तो फौज में कैच देम यंग क्यों नहीं हो सकता? हमने बड़ी सिंपल चीज को, हम लोगों ने बड़ी सिंपल चीज को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। इतने माइक्रो लेवल क्वेश्चंस पुटअप कर दिए, इतने बाद के क्वेश्चंस पुटअप कर दिए। मैं ये नहीं कहता कि ये भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की या किसी और दल की सरकार है। अगर आपकी सरकार भी इसी तरीके से फौज के बारे में कोई नियम, कायदा, कानून, पॉलिसी लेकर आती, हम उसे स्टडी करते, हमारी जो डिफेंस फ्रेटर्निटी उसे स्टडी करते, और आपको डिफेंड नहीं करते, हम डिफेंड करते उस पॉलिसी की अच्छी चीजों को। और हम अपने स्तर पर एक पेपर पुटअप करते हैं कि भी इसमें क्या अच्छी चीज है और क्या खराब चीज है। इस तरीके से पब्लिकली बोलने से, देखिए आप लोग एक बहुत बड़े लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, आपका फॉलोइंग है, आपकी बोली हुई बात बहुत वेटेज रखती है। अगर आप यहां इस तरीके से बोलेंगे, मैं नहीं कह रहा, मैं कोई लगाम नहीं लगाना चाहता, यू हैव ऑल द राइट, मैं तो एक अपनी एक्सप्रेशन प्रोजेक्ट कर रहा हूं। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो वो कहेंगे हाँ भाई ये तो हमारे इलाके के इतने बड़े लीडर हैं, ये ऐसी बात कर रहे हैं, लेट अस फॉलो देम। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों से बेहतर कोई नहीं है जो बता सकता, जो अपनी सेवाएं दे के आए, एंड लेट अस वेट फॉर द होल थिंग टू अनफोल्ड।
yes, we must challenge the government that please make the policy much better if it is possible. Otherwise, what is in the blueprint? लेकिन सत्येंद्र जी, फिर इसके साथ एक सवाल ये बार बार उठता है। देखिए, ये सारी बातें कॉम्प्लिकेट इसलिए हो रही हैं बाद में क्योंकि इसकी पॉलिसीज को लेकर के या इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है उसको लेकर के सवाल हैं। तो सवाल यहां पर आके खड़ा हो जाता है, जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी उसमें क्या दिक्कत थी, ये नई योजना को लाने की आवश्यकता क्या थी, थोड़ा इसको समझाइए। फिर मॉडर्न वॉरफेयर बहुत ड्रेस्टिकली चेंज हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, टाइप ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, औजार और जो गोला बारूद है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारे युवाओं की भी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। और जब भी कोई, तो एवरी पॉलिसी विल हैव टू अकोमोडेट दैट। ये तो है नहीं कि आज ये पॉलिसी बनाई है तो सिर्फ 4 साल के लिए बनाई है। अगर ये पॉलिसी बनाई है तो ये बड़े लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी है, और इसलिए हमको इसको एक स्क्यूड, एक माइक्रो लेवल में जाके नहीं देखना चाहिए, इसे हमें मैक्रो लेवल में देखना चाहिए। हाँ, आपको जरूर क्वेश्चन उठाना चाहिए, बट क्वेश्चन उठाने का ये तरीका नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, कि हम एक तरीके से गुमराह कर दें, मतलब लोग उसी प्रॉपर्टी को जलाएं जिसकी रक्षा करने के लिए इमरजेंसी में वही इस्तेमाल होंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है, गहलावत जी, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, जो हमारे साथी ने बात की जीएसटी की थी, नोटबंदी की थी, तो देखिए हमारे किसी की पार्टी से या किसी आदमी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती। हमारे को लाइसेंस लेने की जरूरत होती है, मोहर लगवाने की जरूरत होती है जनता से। जीएसटी के बाद और नोटबंदी के बाद हम जनता के अदालत में गए और जनता ने जो फैसला दिया, हमारे जो कार्य थे उन पर मोहर लगाने के काम किया, और विपक्ष के लोग जो आलोचना करते थे उनको भी आईना दिखाने का काम किया। और मैं अभी अग्निपथ योजना की बात भी कर लूं, मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूं। हमारे रोहतक सोनीपत में सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं, दूसरे जगह से भी जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से भी जाते हैं। अग्निपथ योजना लागू करने के बाद अभी हमारे यहाँ चुनाव हुए, रोहतक और सोनीपत में 7 नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हुए थे, उस पर भी मोहर लगा दी। 7 के 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने का काम किया। डेमोक्रेसी में ये डिसाइड करने का हक सिर्फ जनता को है कि उनकी पॉलिसी अच्छी है या नहीं है। कोई ऐसी पार्टी जिसका 1% भी वोट जिसको ना मिला हो, वो हमारी आलोचना करना लग जाए। ये कांग्रेस के लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। एक जगह तो मैंने पता किया है कि उदय भान का विरोध भी हुआ। उन्होंने कहा कि सारी की सारी परेशानी तो कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस ने जो 60 साल में गलत काम किए, उनकी परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, और उसको मैं वहां से भगाने का भी काम किया। और जो पार्टी अपनी एकजुटता के लिए पॉलिसी नहीं बना सकती, वो नेशनल पॉलिसी की बात करती है। मुझे नहीं लगता, पहले तो इनको अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए। और कुछ लोग यार, एक सवाल भी आया था इनेलो के हमारे प्रवक्ता की तरफ से कि आपकी सरकार तो 24 तक है या 26 तक है। देखिए, कोई आदमी रात को सपने देखे तो अच्छी बात होती है, दिन में कोई सपने देखे तो मैं ये समझता हूँ वो अच्छी बात नहीं है। अभी 20 साल तो 24 में है। सुनिए 20 साल तक तो 24 में है। 20 साल। अरे भैया, आप सुनने की कोशिश करिए। अरे चलिए ठीक है, वो फैसला भी जनता कर देगी भाई। चुनाव में तो आप लोग जाएंगे ना, आप भी जाएंगे, वो जनता करेगी फैसला। लेकिन गहलावत जी, जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल डिबेट करने का कोई फायदा नहीं कि आपकी सरकार कब तक है, आपकी सरकार कब होगी। देखिए गहलावत जी, मुझे बताइए, आपने कहा कि आप सबको जो भी अग्निवीर बनेंगे उनको आप यहाँ पर अपने जो सरकारी नौकरियां उसमें आप उनको एकोमोडेट करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी पॉलिसी क्या है, ये तो सवाल उठेगा ना। किस मद में आप उनको रख लेंगे? पॉलिसी तो सरकार बनाएगी, और सरकार ने बना भी ली। उन्होंने जब ये कहा कि हम 100% लोगों को रोजगार देने की गारंटी, जब माननीय मुख्यमंत्री ने कहती, माननीय मुख्यमंत्री जो भी जिस स्टेट का जो अनाउंस करता है वो एक तरह से कानून होता है, और यह जो भी कानून बनाने की जरूरत होगी, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम वो भी बनाएंगे। और हम अपनी बात पे जो कहते हैं उसको खरा उतरते हैं। सबका विकास, सबका साथ, सबका सम्मान लेके हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम करती है। आप इसमें किसी किस्म का शक करने की कोशिश ना करें।
100 के 100% जो लोग वहां से रिटायर होके आएंगे उनको हम रोजगार देंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम कानून भी बनाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है विजय ढिल्लो जी, देखिए एक्सपर्ट ही ये बता सकता है कि इसकी खामी क्या है या इसके अंदर क्या अच्छी बातें हैं। जो बात अभी यहाँ पे सत्येंद्र दुग्गल जी कह रहे थे ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सेना कह रही है, डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं, तो उसके बाद भी सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए मेरे ख्याल से इसमें जो जिस कैडर से दुग्गल साहब आए हैं वो कवर नहीं हो रहा है। ये आम सैनिकों की बात हो रही है। यहाँ आप देखेंगे तो अगर मेरे ख्याल से आप जहाँ से भी गुजरेंगे आपको सेना के गेस्ट हाउस मिलेंगे, सेना की कैंटीन्स हैं जहाँ से सभी लोग जाते हैं, सामान लेते हैं, सस्ता मिलता है। एक सैनिक की ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल मरते दम तक सेफ और सिक्योर होती है। उसको अपने ना बीवी के बच्चों की परवाह है कि उनका बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए जब वो लड़ रहा होता है ना, सरहद पे खड़ा हुआ होता है, तो उसको गोली की परवाह नहीं होती। यहाँ एक जो 4 साल का बच्चा होगा जो 3 साल, उसको पता है 1 साल बाद रिटायर होगा कि मेरे बाप ने इतना इन्वेस्ट किया है। मतलब विंग कमांडर दुग्गल साहब ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सैनिकों की जरूरत क्या है। आप ये कह रहे हैं क्या नहीं, आपने ये कहा कि ये जिस पोस्ट से आ रहे हैं वो सैनिकों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ना, वो आप यहाँ पे सेना की मतलब सैनिकों की बात हो रही है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप और ये कैसे बताएंगे कि सैनिकों की जरूरतें क्या है? मैं सजेस्ट करूंगा कि अगली बार आप या तो किसी यूथ को बुलाइए जो सेना की तैयारी कर रहा है, या उस कैडर को बुलाइए जिनकी लाइफ इफेक्ट हुई है, उनको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं उनसे वो पूछिए। तो सेना के घर कैसे चल रहा है, जो डिफेंस एक्सपर्ट है जिन्होंने सेना में अपनी सेवाएं दे दी, उनको सेना की कोई जानकारी नहीं, वो शून्य है आपके हिसाब से? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सेना के जो एक्सपर्ट हैं, ये जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं। उन्होंने खुद ही नहीं कहा, नहीं, उनको कुछ पता नहीं है। नहीं, उनको सब पता है, सेना का सब पता होगा उनको, बट बेसिकली मैं कह रहा हूं कि वो कैडर नहीं सुना ना कि उन्होंने क्या कहा। पक्ष उसको लेके आइए ना जो रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली जो उस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेना को तो जो डिफेंस एक्सपर्ट है वही रिप्रेजेंट करेगा ना। कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन रिप्रेजेंट करेगा। उनसे आप ये पूछिए कि 4 साल में डिफेंस के तौर पे बता रहे हैं कि सेना की जरूरत क्या है। आप मुझे एक बताइए, उनसे पूछिए कि 4 साल में वो एक आदमी की साइकोलॉजी को क्या समझेंगे कि कौन से को आदमी को बॉर्डर पे, आपको पता है एक पर्टिकुलर तरह की फोर्स को ही पर्टिकुलर बॉर्डर पे तैनात किया जाता है। आप 4 साल में साइकोलॉजी कैसे समझेंगे? ठीक है, मैं आपको 2 बातें यहां बता दूं। एक तो ये कह रहे हैं कि हम उनको लेके आइए आप जो कि इफेक्ट हो गए। मैं उन सबको रिप्रेजेंट करता हूं क्योंकि हमारी उन सबसे बात है और हमने एक बैलेंस्ड व्यू लिया है। आप यहां किसी को खड़ा कर देंगे, वो वेहेमेंटली या तो अपोज करेगा या वेहेमेंटली उसको सपोर्ट करेगा। आप देखिए हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, एक बात है। और दूसरी बात यह है, आप समझना चाहिए, एक बड़ी बेसिक बात बोल रहा हूं जो अभी तक ना अभी इस प्रोग्राम में ली गई है ना कहीं इस बारे में चर्चा की गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने देखी है। अगर सेना को एक पर्टिकुलर टाइप का टैंक चाहिए होता है तो वो कौन डिसाइड करता है? सेना डिसाइड करती है। उनको एयरक्राफ्ट चाहिए तो वो कौन डिसाइड करता है? एयरफोर्स डिसाइड करती है। किसी को उनको पनडुब्बी चाहिए, जहाज चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? नौसेना डिसाइड करती है। उनको किस तरीके का आदमी चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, उसका क्या एब्जॉर्प्शन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डिसाइड करेगी। तो ये कहना कि गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ गई, मेरे को नहीं लगता ये बात गलत है। मेरे को लगता है ये गलत बात है। ये पॉलिसी तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की पॉलिसी है जो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रपोज की। उन्होंने उसको एनालाइज कराया, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे, जैसा कि वो किसी भी अम्युनिशन, किसी भी एयरक्राफ्ट, किसी भी मिसाइल, किसी भी पनडुब्बी, किसी भी जहाज के लिए करती है। तो कोई गवर्नमेंट ने ऊपर से इंपोज नहीं की, ये आई है रिक्वायरमेंट वो उनके द्वारा जिन्होंने इनको यूज करना है। सॉरी आई एम यूजिंग ए रॉन्ग वर्ड, इन्होंने यूज करना है, जिनको साथ में इन्होंने रहना है, जिन्होंने यहां सर्विस देनी है। वी आर मिसिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज नॉट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द पॉलिसी ऑफ दीज 3 सर्विसेज प्रोजेक्टेड टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज गिवन द एसेट। विजय ढिल्लो जी, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, इन्होंने एक यूथ की बात करी। ये कह रहे हैं कि कौन डिसाइड करता है सेना में, एक पर्टिकुलर विंग डिसाइड करती है। वो विंग डिसाइड करती है, उसका एक्सपीरियंस डिसाइड करता है जो इतने साल का होता है। ठीक है, आप जो 4 साल बाद आदमी को छोड़ रहे हो, वो सारा एक्सपीरियंस छोड़ रहे हो। आदमी में एक इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने की जो विजडम आती है वो पर्टिकुलर ईयर ऑफ सर्विसेज के बाद आती है। ठीक है, दूसरी बात आप कह रहे हो कि यूथ को सेना में क्यों ना लिया जाए जब वो सीए बन रहे हैं, आर्मी बन रहे हैं। सैनिक के पास, सैनिक सरहद पे जाता है, देश डिपेंड है उसकी। हम लोग सोते हैं क्योंकि वहां एक एक्सपीरियंस सैनिक खड़ा होता है।
तो वह उस तरह का जो माइंडसेट चाहिए वो एक अलग तरह का माइंडसेट है। किसी इंजीनियर के पास अगर वो कुछ सीए कोई गलती कर देता है तो वो ठीक है, उस पर कुछ लीगल हो जाएगा, बट देश की रक्षा, उसके हाथ में देश की रक्षा नहीं है। यहां हम इसको एक्चुअली इसकी तुलना कर ही नहीं सकते जिस चीज से आप कर रहे थे सर। आई विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन मैं आपके साथ डायरेक्ट डिबेट में ना घुसना चाहूंगा ना, और मैं अपने ओपिनियन रख रहा हूं। तो मेरे हिसाब से जो यूथ है जो सड़क पे आने का जो इन्विटेशन दे रहे हैं दुग्गल साहब, सेना ने एक पॉलिसी बनाई और गवर्नमेंट को बताया कि आपको ये करना है, और गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी को एनालाइज किया और उसके बाद कहा कि हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। गवर्नमेंट ने बैठ करके इसी कमरे में तो बनाई नहीं। वो पॉलिसी मैंने बना दी, मैंने दे दिया, सरकार के पास पैसा नहीं है। वो पॉलिसी अभी क्यों आ गई जब सरकार ने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं? वो पॉलिसी अभी क्यों आ गई जिसमें पैसा बच रहा है? वो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ सरकारी पैसे बचाने के लिए, पेंशन बचाने के लिए है, और जो अपना व्यय है वो कम करने के लिए। वो पॉलिसी अभी क्यों आ गई? सारे जानते हैं कि पैसा कहां खर्च हो रहा है, सबको पता है कि देश के आर्थिक हालात कैसे हैं, सबको पता है कि पैसा कहां जा रहा है। सिर्फ इनके दफ्तर आपको ये लग रहा है पैसा बचाने के लिए? ओंकार सिंह जी देखिए, जो भी रक्षा विशेषज्ञ बात कह रहे हैं, मैं उस पर आपका रिएक्शन चाह रहा हूं कि कम से कम इस विषय को तो छोड़ दें। ये तो सेना ने अगर कोई चीज कहा कि उनको ये रिक्वायरमेंट है, सरकार ने एक पॉलिसी बना दी, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं दुग्गल साहब की बात का विरोध कर रहा हूं, और ये कहते हैं कैच द यूथ, कैच द यूथ। क्या 22 साल का यूथ है? 25 साल वाला यूथ नहीं है? और मैं दुग्गल साहब से एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछना चाहूंगा जरूर, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूं बहुत। अगर ये पॉलिसी 4 साल की आपके समय में आगे होती, आप विंग कमांडर भी ना बनते, आप एक सैनिक भर्ती होते, 4 साल के बाद आप घर पे आ जाते। आप सोचिए उस युवा की सोच को जो सारी जिंदगी तैयारी के ऊपर लगा देता है, और जब उसमें जज्बा पैदा होता है, जब उसमें एक्सपीरियंस आता है, आप उसको घर पे भेज दोगे। आप कहते हैं पॉलिसी सरकार ने नहीं बनाई है, पॉलिसी फौज ने बनाई है। आप क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि पॉलिसी फौज की है? पॉलिसी फौज ने नहीं बनाई, पॉलिसी सरकार की है। जैसे कृषि बिल सरकार ने लाए थे, वैसे पॉलिसी भी सरकार लाई है। और मेरी आपसे गुजारिश ये है, कम से कम उन यूथ से तो पूछिए जिन्होंने फौज में तैयारी कर रखी पिछले 3 साल से, कोरोना काल के करके एक भी भर्ती नहीं हुई। पिछले 3-4 साल से जो लोग इंतजार कर रहे हैं, पहले ही 70-75 हजार वैकेंसियां निकलती थी, उसको रिड्यूस करके 50 हजार कर दिया। आप 50 हजार की बजाय 10 हजार भर्ती कर दीजिए, लेकिन करिए तो पुराने पैटर्न पर। और दुग्गल साहब को लगता है कि 22 साल का ही युवा है, 25 साल का युवा नहीं है? क्या 25 साल का बुढ़ा हो जाता है? बहुत अफसोस की बात है। अगर ऐसी सोच एक विंग कमांडर लेवल के नेता के ऑफिसर रखते हैं तो मुझे बहुत दुख लगा कि ये लोग 22 साल के युवा को युवा बोल रहे हैं और 25 और 30 साल के व्यक्ति को ये बुढ़ा सोच रहे होंगे। उसके बाद जो एक्सपीरियंस होगा, नहीं, उन्होंने बुढ़ा नहीं बोला, लेकिन वो तो यंग, भाई जितनी यंग होगी सेना उतना बेहतर है ना। आयुष जी सुनिए, आज जिस लेवल पे ये एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, अगर इनके समय में 4 साल की भर्ती होती, अरे तो उसमें भी 25% आगे जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि बस 4 साल के बाद सब चेंज होता चला जाएगा, बाकी कोई जाएगा ही नहीं आगे। आयुष जी तो ऐसे तो देश के अंदर कोई विंग कमांडर बनेगा ही नहीं, कोई एडमिरल बनेगा ही नहीं, कोई सेना के टॉप लेवल तक पहुंचेगा ही नहीं आपके हिसाब से। तो फिर ऊपर की तो सारी पोस्ट ही खत्म हो जाएंगी, जिसका एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं आयुष जी, अप टू 25% है, ये 2% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, अप टू 25% है। लेकिन कम से कम जो बात अपनी कह रहे हैं उसको किसी प्रूफ से तो बताएं। 22 साल के युवा को युवा बोल रहे हैं, 25 साल का या 30 साल का युवा नहीं होगा क्या? एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। चलिए सत्येंद्र दुग्गल जी, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। सत्येंद्र दुग्गल जी, आई रिस्पेक्ट ओंकार सिंह जी, आई रिस्पेक्ट विजय ढिल्लों जी। मैं अपनी बात रखता हूँ, आपकी बात काट नहीं रहा। मैंने बोला कैच देम यंग। अब आपने इस कैच देम यंग का उसी तरीके से इंटरप्रिटेशन कर दिया जिस तरीके से इस पॉलिसी का इंटरप्रिटेशन एक और दूसरी दिशा में किया जा रहा है। आपने उसकी बाल की खाल निकाल दी। सॉरी, आई डोंट मीन, बट आई जस्ट हैव टू से बिकॉज ऑफ आर्गुमेंट दैट आई हैव टू पुट फोर्थ। इट इज कैच देम यंग। हो सकता है वो 16 भी कर दें, पहले उन्होंने 12वीं क्लास बोली थी, 10वीं क्लास कर दी। और डेफिनेटली ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स की पॉलिसी। इन्होंने बोला कि उस व्यक्ति को लाओ जो कि इफेक्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से तो जो हमारे चीफ बैठे हुए हैं वो उनको इस पॉलिसी पे कोई विचार नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति को बैठाना चाहिए ड्राइंग बोर्ड में जो इफेक्ट होगा। और तीसरी बात, मैं विराम दूंगा अपने आर्गुमेंट को इस बात के पे। आप बोलते हो वो खड़ा होता है सरहद के ऊपर
और कमांडिंग ऑफिसर या अपने सूबेदार मेजर या अपने क्वार्टर मास्टर साहब का वो ऑर्डर जो है वो फॉलो करता है कि भाई आपने आगे बढ़ना है, चाहे तोप की गोला आ रहा हो और चाहे बराज ऑफ फायर आ रहा हो, कुछ भी हो रहा है। अगर वो आदमी गवर्नमेंट और आर्मी के ये ऑर्डर को नहीं मान रहा कि भाई कैच देम यंग है, आपकी एज इतनी 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 है, जो आदमी आज स्ट्रीट पे उस चीज को अपोज कर रहा है, उसकी क्या गारंटी है कि वो आदमी सरहद पर जाके अपने कमांडिंग ऑफिसर और अपने जो सूबेदार साहब हैं उन लोगों की बात मानेगा? दैट रिफ्लेक्ट्स हिज साइकोलॉजी। चलिए, आपकी इसी बात के साथ आज की बड़ी बहस में यहीं समाप्त करूंगा। मेरे पास समय नहीं है और कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा पाता। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध है और इस विरोध के जो मायने हैं वो हमने आज इसको समझने की कोशिश की है, लेकिन हाँ, एक्सपर्ट जो बात कह रहे हैं या फिर जो सेना की तरफ से कहा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि उस पर भी आप लोगों को विचार और गौर करने की जरूरत है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।